भाई आरएसएस के लोग आए हैं यहाँ सपोर्ट में ब्रिजपुरी में और 9 मुल्लों को मार दिया गया है ब्रिजपुरी पुलिया पर। हिम्मत बनाए रखो और इनकी बजाय रखो, जय श्री राम। ये मैसेज कट्टर हिंदू एकता नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में तब भेजा गया जब दिल्ली दंगों की आग में झुलस रहा था। दिल्ली पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि मरने वालों में 40 मुसलमान और 13 हिंदू थे। क्या कट्टर हिंदू एकता एक व्हाट्सएप ग्रुप वाकई एग्जिस्ट करता था जिसमें आरएसएस और कपिल मिश्रा का जिक्र किया जा रहा था? मस्जिदों में आग लगाने की, बंदूक, पिस्टल और गोली के लेन देन करने की बात चल रही थी। क्या यही वो व्हाट्सएप ग्रुप था जिसने 4 दिन तक दिल्ली को जलाए रखा? क्या ये सच है कि आज 4 साल बाद भी दिल्ली दंगों के असली आरोपी खुलेआम सरकारी कारों में घूम रहे हैं? क्या इस देश में एक धर्म विशेष का होना या एक वर्ण विशेष का होना आपकी हत्या का कारण बन सकता है? अगर आप मुसलमान हैं तो चुप रहिए, आप दलित हैं तो झुके रहिए, आप पिछड़े हैं तो बने रहिए। इस वक्त देश के हालात जैसे भी हैं रहने दीजिए। आवाज उठाएंगे तो गटर में चिनवा दिए जाएंगे और विद्रोह करेंगे तो एनकाउंटर में कहीं किसी खेत में पड़े मिलेंगे। वो आएंगे हथियार लेकर, आपके घरों को जलाकर लौट जाएंगे। जिनका घर जलेगा उन्हीं पर मुकदमा चलाया जाएगा। जो जलाकर जाएंगे वही न्याय करेंगे। आप गुलाम हैं सो बने रहिए। बाहर डर का माहौल पसरा हुआ है। 2020 दिल्ली दंगे में जिसका घर जला दिया था उसे जेल भेज दिया गया। जिसे अदालत ने दंगों में गैर मौजूद माना वो यूपीए में अब तक जेल में सड़ रहा है। अदालतों में सालों से पेंडिंग पड़े हुए मामलों की तारीख आते आते न्यायाधीशों के तबादले कर दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री के आवास से चंद मिनटों की दूरी पर 53 लोग मार दिए गए, सैकड़ों घायल हुए, हजारों से ज्यादा घर मकान फूंक दिए गए और सरकारी कारों के काफलों में घूमने वाले क्या कर रहे थे उस वक्त? इन दंगों में हजारों गिरफ्तारियां हुई। इन गिरफ्तारियों के बारे में दिल्ली पुलिस के आंकड़े क्या बताते हैं? कितनी एफआईआर हुई? दिल्ली पुलिस ने क्या रोल प्ले किया? क्या फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए मुसलमानों को फंसाया गया? आज 4.5 साल बीतने के बाद भी कितने दोषी जेल में सड़ रहे हैं जिनका कोई दोष ही नहीं? दंगा क्यों हुआ? कितने दिन तक चला? कहां इसकी प्लानिंग हुई? तमाम राजनीतिक पार्टियों का स्टैंड इस पे क्या था? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए मैं हाजिर हूं। डाउट्स कई सारे हैं और वक्त बहुत कम है। क्या कहता है दिल्ली दंगे का सच? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। फरवरी 2020 के वो 4 दिन जब धर्म और राजनीति की आग में दिल्ली दहक रही थी। घर आग की लपटों में झुलसकर राख हो रहे थे। चीखें सड़क पर धर्म के जूते तले रौंदी जा रही थी। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, इंसान मर रहा था और धर्म एक कोने में खड़ा हंस रहा था। 53 लोग मारे गए, 40 मुसलमान और 13 हिंदू। सैकड़ों घायल पड़े मौत की प्रतीक्षा में थे। इन दंगों में पुलिसकर्मी रतनलाल और आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की मौत भी हुई। किसे नुकसान हुआ? क्या उनको जो सरकारी कारों में आकर ये आग लगाकर अपने बंगलों लौट गए? सजा किसे हुई? आरोप किस पर लगे? किसे बरी कर दिया गया? जो आरोपी थे माकूल साक्ष्य के अभाव में बरी होते रहे। दिल्ली पुलिस की आधी अधूरी जांच हो या पूर्वाग्रही पड़ताल या कि सबूतोों की कमी का हवाला, आरोपित बरी होते रहे। 4 दिन तक चले इन दंगों में पुलिस ने 758 मामले रजिस्टर किए। इनमें से एक स्पेशल सेल, 62 क्राइम ब्रांच और 695 नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अलग अलग थानों में रजिस्टर हुए। इन एफआईआर के बाद अब तक कुल 2619 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से 2094 लोग जमानत पर बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। सिर्फ 47 लोगों को ही अदालत ने अब तक दोषी पाया है। 183 लोगों को बरी कर दिया गया है। 75 लोग ऐसे थे जिनके खिलाफ सबूत न होने के कारण कोर्ट ने उनका मामला रद्द कर दिया। आज इस बात को लगभग 4.5 साल हो चुके हैं और अब भी 268 मामले ऐसे हैं जिनकी जांच पूरी नहीं की जा सकी है। पुलिस का कहना है कि जांच अभी चल रही है, लेकिन 1680 दिन बाद भी दंगे के कौन से सबूत पुलिस ढूंढ रही होगी, ये तो दिल्ली पुलिस ही बता सकती है। ऐसे मौकों पर पुलिस अज्ञात में कई मामले दर्ज कर लेती है और डरा धमका कर या अपनी पसंद के लोगों को उनमें फंसा देती है। इन्हीं का नतीजा है कि अलग अलग थानों में 57 मामले ऐसे भी दर्ज हैं जिन्हें बंद करने के लिए खुद पुलिस ने अदालत से निवेदन किया है। इनमें से 43 मामलों की क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है। सवाल यह है कि दंगा कैसे हुआ, कौन था इसके पीछे? इसकी पड़ताल करते वक्त कई घटनाएं ऐसी सामने आई जिसने दिल्ली की राजनीति को शर्मसार कर दिया। सबसे शर्मनाक मामला कट्टर हिंदू एकता व्हाट्सएप ग्रुप वाला था, जिसमें पुलिस ने 24 फरवरी से 8 मार्च के बीच हुई तमाम बातचीत को भी कोर्ट में जमा किया, जिसमें आरएसएस और कपिल मिश्रा की बात चल रही थी। मस्जिदों में आग लगाने और मूर्तियां स्थापित करने की बात चल रही थी। बंदूक, पिस्टल और गोली के लेन देन करने की बातचीत चल रही थी और साथ में मुसलमानों को मारने की साजिश की जा रही थी। इससे भी ज्यादा शर्मसार यह था कि इस ग्रुप में मुस्लिम महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने की बात की जा रही थी। लेकिन दुर्भाग्य से यह मामला जब अदालत में गया तो पुलिस ये सिद्ध नहीं कर सकी कि तकरीबन 125 लोगों का ये व्हाट्सएप ग्रुप एक साजिश के तहत इस उपद्रव की नींव रख रहा था। लेकिन जेल किसी हुई? शर्जील इमाम को,
जो कि दंगे से 1.5 महीने पहले गिरफ्तार किया गया और असम की जेल में था, उसे भी दंगे की साजिश में रखा गया है। जेल जाते हैं खालिद सैफी। खालिद सैफी पर लगे 2 आरोप में से उनकी जमानत हो चुकी है और जमानत आदेश में बहुत साफ है कि वो दंगे की भीड़ में थे ही नहीं। लेकिन पुलिस ने इसके अलावा यूपीए शायद उन पर इसलिए लगाई थी कि उसकी जमानत कठिन हो और खालिद सैफी जेल में ही सड़ जाए। खालिद सैफी की जमानत की अर्जी कोई 2 साल से हाई कोर्ट में है। 3 बार अलग अलग जज इसकी सुनवाई कर चुके हैं। फैसले के पहले ही जज साहब का तबादला हो जाता है और एक बार फिर नए जज के सामने महीनों के इंतजार के बाद बहस शुरू होती है और इस तरह से लोगों को लंबे समय तक एक बगैर चार्जशीट दाखिल किए जेल में रखा जा सकता है। यही हालात इस मामले के अधिकांश मुजरिमों के साथ हैं। इसके विपरीत जिला अदालत में चल रहे मामलों में पुलिस की जांचें कमजोर हो रही हैं और आए दिन अक्यूज्ड बरी किए जा रहे हैं। एक मामला तो ऐसा भी सामने आया जिसके घर में आग लगी, पुलिस ने उसी मामले में अक्यूज्ड बना दिया। अब आइए जानते हैं कि कैसे दिल्ली पुलिस को इस पूरे दंगे के मामले में कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। क्या क्या सवाल ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस पर अब उठाए जा रहे हैं। 2 दिसंबर 2021 जगह दिल्ली हाई कोर्ट। एक ही मामले में 5 एफआईआर देखने को मिली, यानी घटना 1 और रिपोर्ट करने वाले 5, और इन 5 एफआईआर में गवाह भी वही और मुजरिम भी वही। कोर्ट ने पुलिस को खरी खरी सुनाई, 4 एफआईआर रद्द कर दी। 3 सितंबर 2021 दिल्ली हाई कोर्ट ने फरवरी 2020 में दिल्ली हिंसा के दौरान हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के मामले के साथ साथ एक डीसीपी को घायल करने के मामले में 5 आरोपियों को जमानत दे दी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने आदेश पारित करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को लंबे समय तक सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता है और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की सत्यता का परीक्षण ट्रायल के दौरान भी किया जा सकता है। 4 सितंबर 2021 दिल्ली की विशेष जज की अदालत में पता चला कि दंगे के दौरान जीशान की दुकान शेरपुर में जलाने के मामले में पुलिस ने दयालपुर के थाने में ही 2 एफआईआर दर्ज कर ली थी। एक 109/2020 और दूसरी 117/2020। 20 जून 2020 दिल्ली की एक अदालत में फैजल को जमानत दे दी गई। राजधानी पब्लिक स्कूल, जो कि दिल्ली के दंगों में पूरी तरह आग के हवाले कर दिया गया था, लेकिन उसके संचालक फैजल फारूक थे, जिनको पुलिस ने दंगों का मुख्य सूत्रधार, षड्यंत्रकर्ता और आयोजक बनाकर 8 मार्च को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने यह भी दावा किया था कि फारूक के कहने पर ही दंगाइयों ने राजधानी स्कूल के बगल में स्थित डीआरपी कॉन्वेंट स्कूल पार्किंग की 2 जगहों पर अनिल स्वीट्स में भी सोच समझकर तोड़फोड़ की थी। इनको जमानत देने वाले जज विनोद यादव ने कहा कि इस मामले के गवाहों के बयानों में अंतर है और मामले के जांच अधिकारी ने इन लोगों में से किसी से भी बात नहीं की और सिर्फ आरोपों के अलावा कोई भी ठोस सबूत है ही नहीं जिसके दम पर यह साबित किया जा सके कि फैजल ने इन लोगों से दिल्ली दंगों के बारे में बात की थी। 19 मई 2020 दिल्ली हाई कोर्ट ने फिराज खान नाम के एक अभियुक्त को जमानत देते हुए पुलिस से पूछा कि आपकी एफआईआर में तो 250 से 300 की गैर कानूनी भीड़ जमा होने का उल्लेख है, आपने उसमें से केवल फिरोज और एक अन्य अभियुक्त को ही कैसे पहचाना? पुलिस के पास इसका जवाब नहीं था। फिरोज को जमानत दे दी गई। 27 मई 2020 दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच द्वारा साकेत कोर्ट में जज धर्मेंद्र राणा के सामने जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा पेश किया गया था। इस मामले में भी आसिफ को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए जज ने कहा कि दिल्ली दंगों की जांच दिशाहीन है और मामले की विवेचना एक तरफा है। 25 मई 2020 पिंजड़ा तोड़ संगठन की नताशा और देवांगना को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के सामने प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अदालत ने कहा कि उन्होंने प्रदर्शन करने का कोई गुनाह नहीं किया, इसलिए उन्हें जमानत दी जाती है। यही नहीं, अदालत ने धारा 353 लगाने को भी अनुचित माना। अदालत ने कहा कि अभियुक्त केवल प्रदर्शन कर रहे थे, उनका इरादा किसी सरकारी कर्मचारी को आपराधिक तरीके से उनका काम रोकने का नहीं था, इसलिए धारा 353 स्वीकार्य नहीं है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस की जांच तब और शक के दायरे में आई जब केस नंबर 65/20 अंकित शर्मा हत्या और केस नंबर 101/20 खजूरी खास की चार्जशीट में कहा गया कि 8 जनवरी को शाहीन बाग में ताहिर हुसैन की मुलाकात खालिद सैफी ने उमर खालिद से करवाई और तय किया गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति के आने पर दंगा करेंगे। जबकि हकीकत तो यह है कि 12 जनवरी 2020 तक किसी को पता ही नहीं था कि ट्रंप को भारत आना है और 12 जनवरी को भी एक संभावना व्यक्त की गई थी जिसमें तारीख या महीने का कोई जिक्र था ही नहीं कि ट्रंप कब आने वाले हैं। ये कुछ एक मामले आपको इस वीडियो में बताए जा सकते हैं, जबकि ऐसे मामलों को गढ़ने में दिल्ली पुलिस ने ग्रंथ की रचना कर दी होगी। 24 फरवरी 2020 को चमन पार्क में मिठाई के गोदाम में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के रोखड़ा गांव निवासी दिलबर नेगी का आधा जला हुआ शव बरामद हुआ। उसके हाथ और पैर भी गायब थे। इस मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने 12 में से 11 आरोपितों को आरोप मुक्त कर दिया। एक आरोपित मोहम्मद शाहनवाज पर हत्या समेत अन्य आरोप तय किए गए हैं। आरोप मुक्त किए गए लोगों के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य थे
थे ही नहीं, न ही इस मामले में दंगाई के रूप में उनकी पहचान कराने संबंध से कोई गवाह भी उपलब्ध हुआ था। सबसे भयानक तो वे 10 से अधिक एफआईआर हैं जिनमें कई रसूखदार लोगों के नाम, जिनमें सरेआम दंगा करते, लोगों की हत्या करते, माल असबाब जलाने के आरोप हैं। यमुना विहार के मोहम्मद इलियास और मोहम्मद जामी रिजवी, चांदबाग की रूबीना बानो, प्रेम विहार निवासी सलीम सहित कई लोगों की रिपोर्ट पर जांच का कोई कदम नहीं उठाया गया। हाईकोर्ट के जज मुरलीधरन द्वारा कुछ वीडियो देखकर दिए गए जांच के आदेश और फिर जज साहब का तबादला हो जाना और उसके बाद उनके द्वारा दिए गए जांच के आदेश पर कार्यवाही न करना वास्तव में न्याय होने पर शक खड़ा करता है। और सवाल यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के आने से कुछ दिन पहले संसद से 13 किलोमीटर दूर 4 दिन लगातार दंगा चलता रहा। जिस दिल्ली में सभी अर्धसैनिक बलों की पर्याप्त बटालियन होती है, दिल्ली पुलिस का अपना विशेष दल होता है, जिस जगह देश और दुनिया की सभी खुफिया एजेंसियां काम करती हैं, ऐसे में अगर 4 दिन निरंकुश उत्पात होता रहा तो इसमें पुलिस और खुफिया महकमे की जिम्मेदारी कैसे न तय की जाए। उसके बाद जांच के नाम पर अधूरे फर्जी तथ्य अदालत में दिए जा रहे हैं। इस मामले में कई लोग साजिश के आरोप में 4 साल से अधिक दिनों से जेल में सड़ रहे हैं। न्यायिक प्रक्रिया ठिठकी हुई है। एक मैसेज में पढ़ता हूं, उसे सुनिए। भाई आरएसएस के लोग आए हैं यहाँ सपोर्ट में ब्रिजपुरी में और 9 मुल्लों को मार दिया गया है ब्रिजपुरी पुलिया पर। हिम्मत बनाए रखो और इनकी बजाय रखो। जय श्री राम। यह मैसेज दिल्ली दंगे के दौरान बने एक व्हाट्सएप ग्रुप का है। दंगों में हुई आगजनी और कत्लेआम के एक बड़े हिस्से की तैयारी इसी ग्रुप के जरिए हुई थी। दिल्ली में दंगे भड़के हुए थे और पुलिस इतनी मुस्तैद थी कि 3 दिन तक आगजनी, लूटपाट, हत्याएं होती रहीं। हत्याएं गिनी। 25 फरवरी 2020 शाम 4 बजे से 4:30 बजे के बीच मुरसलीन को भीड़ ने घेर कर मारा, उसका स्कूटर जलाया और लाश को भागीरथी बिहार नाले में जौहरी पुलिया के पास फेंक दिया। 25 फरवरी 2020 शाम 7 से 7:30 बजे के बीच लोनी की तरफ से पैदल आ रहे आस मोहम्मद को चाकू डंडों से मारा और उसी नाले में फेंक दिया। 25 फरवरी 2020 शाम 7:30 से 8 बजे के बीच पहले इलाके की बिजली काटी और फिर मुशर्रफ को घर से निकालकर काट डाला गया, फिर उसकी लाश को उसी नाले में फेंक दिया गया। 25 फरवरी 2020 रात 9 बजे आमीन को मारा और नाले में डाल दिया। 26 फरवरी 2020 सुबह 9:15 बजे भूरे अली उर्फ सलमान की हत्या नाले में डालकर कर दी गई। 26 फरवरी 2020 रात 9:15 बजे हमजा के हाथ पैर तोड़े और उसे अधमरा ही नाले में फेंक दिया। 26 फरवरी 2020 9:30 बजे अकिल अहमद को भी मारकर नाले में डाल दिया गया। 26 फरवरी 2020 9:40 हाशिम अली और उसके भाई आमिर को मार डाला गया और नाले में लाश को फेंक दिया गया। ये सब काम करता रहा कट्टर हिंदू एकता नामक व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके चैट में बातचीत है, मैं गंगा विहार में हूं, किसी भी हिंदू को जरूरत हो तो बताना, पूरी तैयारी है, सारे हथियार हैं, क्या 315 बोर के कारतूस मिल जाएंगे, क्या एक्स्ट्रा पिस्तौल है, अभी तुम्हारे भाई ने 2 मुल्लों को काट कर नाली में फेंक दिया। कट्टर हिंदू एकता नाम का व्हाट्सएप ग्रुप 24 फरवरी की रात 12:49 पर बनाया गया था। इस ग्रुप में लगभग 125 लोग जुड़े हुए थे। कुल 125 लोगों का यह ग्रुप 2 दिन तक हत्या करके लाशों को नाले में फेंकता रहा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गोकुलपुरी थाने द्वारा अदालत में पेश चार्जशीट में कहा गया है। एफआईआर नंबर 104/20 दिनांक 3/3/2020, धारा 147, 148, 149, 302, 201, 120B। इस मामले में गिरफ्तार 9 में से 8 लड़के महज 19 से 23 साल के हैं। दुखद है कि नफरत का जहर इन छोटे आयु वर्ग में भी भर दिया गया है और उन्हें हथियारों से लैस कर दिया गया है। लोकेश सोलंकी 19, जतिन शर्मा उर्फ रोहित 19, हिमांशु ठाकुर 19, विवेक पांचाल 20, ऋषभ चौधरी उर्फ तापस 20, सुमित चौधरी उर्फ बादशाह 23, प्रिंस 22 और पंकज शर्मा 31 साल। इस मामले में पुलिस की चार्जशीट कहती है कि यह भीड़ लोगों को पकड़ती, उनसे जय श्री राम के नारे लगवाती, आधार कार्ड चेक करती और हत्या कर देती। लगभग 30 घंटे में 9 हत्याएं करना तो इन्होंने कबूला है। दुर्भाग्य है कि दिल्ली के नागरिक अधिकार समूह के लोगों को बगैर किसी पुख्ता प्रमाण के दंगा भड़काने की साजिश का दोषी बताकर यूएपीए में फंसाया गया, लेकिन इतने सुनियोजित तरीके से कई हत्याएं करने, प्रॉपर्टी जलाने वालों पर कोई संगठित अपराध या दंगा भड़काने की साजिश की धाराएं नहीं लगाई गई। एक और एफआईआर में तो दंगे में आरएसएस की भागीदारी साफ साफ उजागर हो ही गई। साहिल ने पुलिस को बताया, 25 फरवरी को तकरीबन शाम के 7 बजे होंगे। मैं और मेरे पिता नमाज अदा करके निकले ही थे। बाहर हमारे सामने एक गली में सुशील, जयवीर, देवेश मिश्रा और नरेश त्यागी हाथों में तलवार, बंदूकें और डंडे लेकर खड़े थे। जब सुशील ने मेरे पिता को देखा तो हमारी तरफ गोली चला दी। मेरे पिता वहीं जमीन पर गिर पड़े और मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा। साहिल ने अपनी शिकायत में दावा किया, उसने कुछ दूरी से देखा कि देवेश और जयवीर उसके पिता के पास पहुंचे और उन्हें लात मारी। फिर उनकी जेब से कुछ चीजें निकाली। वो चिल्ला रहे थे कि आज वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। साहिल परवेज की शिकायत में देवेश मिश्रा का नाम था,
लेकिन उसे अब तक न गिरफ्तार किया गया, न उसका नाम चार्जशीट में है। वो 1996 से संघ के साथ जुड़ा हुआ है और बीते 8 सालों से आरएसएस का यमुना विहार डिस्ट्रिक्ट प्रभारी है। हाल ही में वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़ गया है। उत्तम लंबे समय तक संघ का प्रचारक रहा और उनकी कई गतिविधियों में शामिल रहा। दूसरा भाई नरेश त्यागी भी संघ का नियमित और सक्रिय सदस्य था। एक अन्य आरोपी हरिओम मिश्रा है। उसकी जिम्मेदारी उत्तरी गोंडा में रोज सुबह शाखा लगाने की थी। राजपाल त्यागी एक गणित टीचर है, वो भी शहीद भगत सिंह पार्क में रोज सुबह शाखा जाता है। अन्य नामों में 2 भाई अतुल चौहान और वीरेंद्र चौहान, दीपक कुमार, सुशील और उत्तम मिश्रा हैं जो आरएसएस की शाखा में जाते हैं। तो आरएसएस का इसमें क्या योगदान रहा, आपको समझ आ रहा होगा। इस सारे मामले में मीडिया की भूमिका भी बेहद संदिग्ध रही। 4 जुलाई को हिंदुस्तान ने इस खबर का एक हिस्सा छापा, लेकिन किसी का नाम नहीं लिखा। साथ में टिप्पणी है, सौहार्द कायम रहे इसलिए हम किसी का नाम नहीं ले रहे। लेकिन इसके एक दिन पहले ही पहले पन्ने पर इसी अखबार ने मुस्लिम पक्ष के नाम सहित पुलिस के बयान को खबर बनाकर छाप दिया था। इन दिनों दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अपने वकील के जरिए जो जवाब या बयान या सामग्री कोर्ट में पेश करती है उसे प्रेस को दे देती है और इसे खास विचारधारा के पत्रकार अपना इन्वेस्टिगेशन के रूप में इसे छाप देते हैं। पुलिस का इतना सांप्रदायिक, एक पक्षीय और झूठा स्वरूप तो उत्तर प्रदेश में भी देखने को नहीं मिला। स्पेशल सेल में पूछताछ के लिए बुलाए जा रहे अधिकांश लोग यह कहते पाए गए कि लगता ही नहीं कि उनसे कोई पुलिस वाला सवाल जवाब कर रहा है, लगता है कि संघ के कार्यालय में कोई तफ्तीश की जा रही है। इन दंगों के बाद दिल्ली सरकार के दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने एक 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी के चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के वकील एम.आर. शमसाद और गुरमिंदर सिंह मथारू, तहमीना अरोड़ा, तनवीर काजी, प्रोफेसर हसीना हाशिया, अबू बकर सब्बाक, सलीम बेग, देविका प्रसाद तथा अदिति दत्ता सदस्य थे। अल्पसंख्यक आयोग की 9 सदस्यीय जांच कमेटी ने दंगों में घोषित मुआवजे के लिए लिखे गए 700 प्रार्थना पत्रों को अच्छे से जांचा परखा और पाया कि अधिकतर मामलों में उन जगहों का दौरा किया ही नहीं गया जिन्हें दंगों में जला दिया गया या तबाह कर दिया गया, और जिन मामलों में जान माल के नुकसान को सही पाया भी गया उनमें भी बहुत कम मुआवजा दिया गया। दंगों के तुरंत बाद कई लोग घर छोड़कर चले गए, इसलिए बहुत से लोग मुआवजे के लिए आवेदन कर भी नहीं पाए। मुआवजे में भी सरकारी अधिकारी के मरने पर उनके परिवार वालों को 1 करोड़ की रकम दी गई, जबकि आम नागरिकों की मौत पर केवल 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। मुआवजे का कोई तार्किक आधार तय किया गया नहीं था। दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी वैसे केंद्र सरकार की है, फिर भी दंगों में पीड़ितों को केंद्र सरकार की ओर से दंगा पीड़ितों की कोई मदद नहीं की गई। इस पूरे दंगे में 11 मस्जिद, 5 मदरसे, 1 दरगाह और 1 कब्रिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया। मुस्लिम बहुल इलाकों में किसी भी गैर मुस्लिम धर्म स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। जबकि दिल्ली पुलिस ने अदालत में जो हलफनामा दिया है उसके अनुसार इन दंगों में कुल मृतक 52 हैं, जिनमें 40 मुस्लिम समुदाय के हैं और 52 हिंदू समुदाय के हैं। इसी प्रकार घायलों की कुल संख्या 473 है, जिसमें से धर्म के आधार पर 257 मुस्लिम और 216 हिंदू हैं। संपत्ति के नुकसान का जो आंकड़ा दिल्ली पुलिस ने हलफनामा में दिया है उसके अनुसार कुल 185 घर बर्बाद हुए, जिनमें से 50 घर मुस्लिम समुदाय के और 14 घर हिंदुओं के हैं। लेकिन इस हलफनामा में खजूरी खास और करावल नगर में हुए नुकसान का सांप्रदायिक आधार पर ब्रेकअप नहीं दिया गया है। इसी प्रकार इन दंगों में दिल्ली पुलिस के हलफनामे के अनुसार बर्बाद होने वाली 53.4% दुकानें मुस्लिम समुदाय की हैं और 14% हिंदू समाज की, और शेष विवरण नहीं दिया गया है। इस बात के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की भूमिका भी संदिग्ध है कि अप्रैल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा दावा आयोग के गठन के बावजूद आज भी 2790 दावे अनसुलझे हुए हैं। केजरीवाल सरकार में गठित इस आयोग को सरकार ने निर्देशित किया था कि परिवार के वयस्क सदस्य की मृत्यु पर 10 लाख रुपए, स्थायी विकलांगता के लिए 5 लाख, गंभीर चोटों के लिए 2 लाख और मामूली चोटों के लिए 20,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही घरों और दुकानों के नुकसान के संबंध में अगर घर को बड़ा नुकसान होता है तो 5 लाख, मध्यम क्षति के लिए 2.5 लाख रुपए और मामूली क्षति के लिए 25,000 रुपए का उल्लेख था। जबकि ई रिक्शा को नुकसान के लिए 50,000 रुपए और मवेशी के लिए 5,000 रुपए देने का वादा था। बिना बीमा वाली दुकानों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे की पेशकश भी थी। ये सभी वायदे दावे आगे चलकर सरकार और एलजी के झगड़े में फंस गए। हालांकि यहाँ लोगों ने लाखों गंवाए हैं, बड़ा नुकसान उठाया है और समय के साथ साथ अब उनके जख्म भी भरने लगे हैं। बहुत से लोगों ने नए सिरे से रोजी रोटी के रास्ते खोले हैं, लेकिन सरकार के मुआवजे के दावे और निर्दोष लोगों को न्यायिक सहयोग में आम आदमी सरकार की निर्ममता और लापरवाही केंद्र सरकार से कम नहीं है। धन्यवाद।